स्वागत है आपका यूपीएससी रीडिंग चैनल में। हम यहाँ पर समाजशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो बुक है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देख रहे हैं भारतीय हस्तकला। भारतीय हस्तकला जो कि एनसीईआरटी 12th का एक बुक है जो कि अभी न्यू जनरेट हुआ है। तो भारतीय हस्तकला हमारे यूपीएससी के एग्ज़ामों के लिए एवं साथ ही अन्य कई एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय हस्तकला में आज हम देखेंगे पहला चैप्टर अध्याय 1 अतीत में शिल्प के बारे में। अब अतीत में जो शिल्प के व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि शिल्पकार शिल्प वस्तुओं के निर्माता और विक्रेता के अतिरिक्त समाज में डिजाइनर, सर्जक, अन्वेषक और समस्या हल करने वाले रूप में भी कई भूमिकाएं निभाता है। अतः शिल्पकार केवल एक वस्तु का निर्माता ही नहीं होता और शिल्प वस्तु केवल एक सुंदर वस्तु ही नहीं होती, इसका सृजन एक विशेष कार्य के लिए ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। और जो शिल्पकार होता है वो न केवल एक शिल्पकार ही होता है बल्कि एक सर्जक भी होता है, अन्वेषक भी होता है और डिजाइनर भी होता है। क्योंकि शिल्प में सर्जन की, अन्वेषक की और डिजाइन की आवश्यकता होती है। तो इन सभी कार्यों को करने वाला गुणों से संपन्न होता है शिल्पकार। उदाहरण के लिए ग्राहक या उपभोक्ता शिल्पकार से कह सकते हैं कि वह एक ऐसा प्याला बनाए जिसे वे आसानी से पकड़ सके और उससे गर्म पेय भी पी सकें। इस संबंध में शिल्पकार कुम्हार कप के हैंडल को इस तरह से डिजाइन करेगा कि उसे आसानी से पकड़ा जा सके और कप को इस प्रकार का आकार देगा कि न तो वह बहुत भारी हो और न ही बहुत बड़ा। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ग्राहक शिल्पकार को एक समस्या हल करने के लिए देता है, वह गर्म पेय के लिए कप बनाए। ठीक है, तो जो शिल्पकार को ग्राहक आकर बोलता है और अपनी समस्या बताता है, तो उस समस्या के अनुरूप उसके सवाल के रूप में एक हल निकालता है शिल्पकार। शिल्पकार ने कप को हैंडल के साथ डिजाइन करके समस्या का बहुत अच्छा हल ढूंढ निकाला। इस मामले में डिजाइन तत्व में कप का हैंडल, आकार, उसका भार और उपयुक्त आकार है जिससे उसका प्रयोग आसानी से किया जा सके। यदि कप दिखने में सुंदर है तो यह अतिरिक्त लाभ होगा और हम कह सकते हैं कि शिल्पकार द्वारा डिजाइन किया गया कप सौंदर्य युक्त है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य कप की कलाकारी और सजावट नहीं बल्कि ग्राहक की समस्याओं हेतु उपयुक्त एवं कल्पनाशील हल ढूंढने में शिल्पकार का कौशल है। ग्राहक, समाज और शिल्पकार के संबंध। तो जो ग्राहक होते हैं और समाज होता है और शिल्पकार होते हैं, तो इन तीनों में एक दूसरे से अंतर संबंध कैसे होता है इस चीज़ को देखेंगे हम। इस संबंध में 3 प्रमुख तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। पहला, ग्राहक और उसकी आवश्यकताएं। दूसरा, समाधान की जाने वाली समस्याएं एवं कल्पनाशील एवं कुशल शिल्पकार जो समस्या का हल ढूंढ सके। उत्पाद की उपयुक्तता हेतु ग्राहक और शिल्पकार के मध्य विचार विमर्श बहुत ही आवश्यक है। ग्राहक को शिल्पकार को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह हर समय नई और उत्साहजनक वस्तु का सृजन एवं उत्पादन करे। इसके बदले में शिल्पकार को ग्राहक की मांग को समझने की आवश्यकता है। यदि ग्राहक प्रत्येक वर्ष दिवाली पर 100 दियों की मांग करता है तो यह मांग नियमित और कुछ हद तक उबाऊ भी है। यदि ग्राहक 100 दिया वाले स्टैंड की मांग करता है तो कुम्हार इस पर सोचेगा कि एक ऐसा स्टैंड कैसे बनाया जाए जिससे 100 दिए रखे जा सके और जिससे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके, जिससे कि तेल भी आसानी से भरा जा सके इत्यादि। अतः ग्राहक और शिल्पकार के मध्य संबंध होना अति आवश्यक है। ग्राहक और शिल्पकार के मध्य संबंध इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्राहक अपनी आवश्यकता बताएगा और शिल्पकार अपनी कला बताएगा और अपनी कला के अनुसार शिल्पकार चीज़ों का निर्माण करेगा। इसलिए शिल्पकार में कई महत्वपूर्ण कौशल होते हैं जिनके द्वारा वह डिजाइन बना सकता है, खोज कर सकता है, समस्या का हल ढूंढ सकता है, सृजन कर सकता है और विक्रय कर सकता है। विश्व में प्रत्येक देश में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो प्रतिदिन की समस्याओं को व्यवहारिक एवं प्रभावी हल ढूंढने में दक्ष हों। ऐसे शिल्पकार जो विभिन्न सामग्रियों से निर्माण करने में कुशल हो और ऐसे समुदाय जो नए और पुराने समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर सृजन एवं नए उत्पादों को डिजाइन कर सके। उदाहरण के लिए बड़ी मात्रा में पानी भरकर दूर दूर तक ले जाने की रोजमर्रा की समस्या का अद्वितीय हल कच्छ में मटके के रूप में खोजा गया। ये मटके एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं
और इसे महिला के सिर पर संतुलित किया जा सकता है। तो जिस तरह के समाज को एक आवश्यकता है एक अच्छे हल ढूंढने वाले व्यक्ति की, उसी तरह कला में या कलाकारी में हमें शिल्पकार की आवश्यकता होती है जो एक बेहतर कला का निर्माण करता है। इससे उसके हाथ खाली रहते हैं। सामान्यतः आज हमें ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा को सराहते हैं जो नए कंप्यूटर अनुप्रयोग को डिजाइन करता है अथवा प्रौद्योगिकी में नई खोज करता है। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत के लिपिबद्ध इतिहास में आरंभिक युगों से ही हमेशा कल्पनाशील शिल्पकारों का बहुत बड़ा समुदाय रहा है। ये विभिन्न क्षेत्रों के शिल्प समुदाय ही थे जिन्होंने अमीरों और गरीबों के लिए जलवायु के अनुसार घरों का निर्माण किया। वे समुदाय जिसे भी भगवान की पूजा करते हैं वे समुदाय जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनके लिए पूजा स्थल का निर्माण किया, भोजन पकाने वाले पात्र बनाए जिससे आसानी से भोजन तैयार किया जा सके, घर के लिए वस्तुओं का निर्माण किया और लोगों के लिए विभिन्न अवसरों और भिन्न भिन्न जलवायु हेतु कपड़ों और सभी प्रकार की गहनों इत्यादि को तैयार किया। तो शिल्पकार के बारे में बताया जा रहा है कि जो शिल्पकार होते हैं उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया और उससे हमारी सामाजिक जीवन में परिवर्तन आए। समस्या निवारण हेतु शिल्प। तो कैसे समस्या के निवारण में शिल्प मदद करता है उसको देखते हैं। जब भी आप शिल्प वस्तुओं को देखते हैं तो यह समझने और जानने की कोशिश करें कि शिल्पकार ने किस समस्या का हल ढूंढा है और ग्राहक ने उससे क्या करने को कहा होगा। आपको याद होगा कि पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग इंडियन क्राफ्ट ट्रेडिशन फील्ड स्टडी एंड एप्लीकेशन इन हेरिटेज क्राफ्ट के प्रथम अध्याय क्राफ्ट्स एंड होम में चार्ल्स इम्स द्वारा बताए गए लोटे के डिजाइन की सविस्तार व्याख्या की गई है। किसमें? हेरिटेज क्राफ्ट के प्रथम अध्याय में ना, हेरिटेज क्राफ्ट मतलब कि एक्सप्लोरिंग इंडियन क्राफ्ट ट्रेडिशन फील्ड स्टडी एंड एप्लीकेशन इन हेरिटेज क्राफ्ट के प्रथम अध्याय में। जीवंत पुल मेघालय में किस तरह एक विलक्षण समस्या का समाधान ढूंढा गया जहां की जलवायु लगभग पूरे वर्ष गर्म एवं नम होती है। जहां एक समय चेरापूंजी दुनिया का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माना जाता था, उन्हें हर समय छोटी छोटी धाराओं एवं नदियों पर पुल की आवश्यकता होती थी जिससे लोग अपने सामान व पशुओं के साथ उसे पार कर सके। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर में पुल लकड़ी, स्टील और कंक्रीट के बनाए जाते हैं, पर मेघालय में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो सड़ जाती है और न ही धातु या कीलों का प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें जंग लग जाता है। समस्या यह थी कि यह तेज बहती नदी पर एक मजबूत पुल बिना लकड़ी या धातु के किस प्रकार बनाया जाए। उन्होंने जो हल निकाला वह सरल, उत्कृष्ट और अत्यधिक उपयोगी है। उन्होंने सीखा कि नदी पर जीवंत पुल बनाने के लिए फिक्स इलास्टिका पेड़ की पृथ्वी के ऊपर की वायवीय जड़ों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। किसका? फिकस इलास्टिका पेड़ की पृथ्वी के ऊपर की वायु जड़ों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है जो कि नमी वाले वर्षा के मौसम में भी न खराब होगा न सड़ेगा, पर ऐसे पुलों को बांधकर कई वर्षों तक उनकी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि नदी के आर पार जुड़े थे। फिर उन्होंने इन झूले जैसे पुलों पर पत्थर की सिलाई रख दी ताकि समतल फुटपाथ का निर्माण हो सके। जड़ों का यह जीवंत पुल कई वर्षों तक चलता है और इसमें लकड़ी या धातु का प्रयोग भी नहीं होता। जब हम कहते हैं कि भारतीय शिल्प की लंबी और प्राचीन परंपरा है तो हमारा आशा है कि हमारे यहाँ हमेशा रचनात्मक और कल्पनाशील लोग हुए हैं जिन्होंने समस्याओं के समाधान के बहुत ही रोचक तरीके खोजे। भारत के शिल्प और शिल्पकार यहाँ के लोक एवं शास्त्रीय परंपरा का अभिन्न अंग है। यह ऐतिहासिक समांगीकरण कई हजार वर्षों से विद्यमान है। कृषि अर्थव्यवस्था में आम लोगों और शहरी लोगों दोनों के लिए प्रतिदिन उपयोग के लिए हाथों से बनाई गई वस्तुएं शिल्प की दृष्टि से भारत की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती है। हालांकि शिल्पकार लोगों को जाति प्रथा के ढांचे में बांटा गया, लेकिन उनके कौशल को सांस्कृतिक और धार्मिक आवश्यकताओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया एवं स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा इसे गति प्रदान की गई। तो जो शिल्पकार हैं, तो शिल्प को हम भले ही समाज में जाति प्रथा के लिए बांट सकते हैं, लेकिन उनकी जो कला है वे पूरे विश्व के लिए आवश्यक है।
शिल्प का विशिष्टीकरण। जैसा कि विश्व के अधिकांश भागों में है, भारत में भी कारीगर का विशेष समूह के रूप में तब उद्भव हुआ जब लोगों ने एक स्थान पर निवास कर खेती बाड़ी करना आरंभ किया। खेती बाड़ी करना जब आरंभ किया तब से ही शिल्प का अच्छे से उपयोग होने लगा और शिल्प की रचना बढ़ने लगी। जहाँ इन समूहों के अधिकतर लोगों ने स्वयं को कृषि संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में व्यस्त रखा, वहीं कुछ ने विभिन्न शिल्पों में विशेषज्ञता हासिल करना आरंभ कर दिया। कुछ लोग घास, बेत या चिकनी मिट्टी से पात्र बनाते हैं ताकि कृषि उत्पादों को उनमें रखा जा सके। कुछ जूते चप्पल बनाते हैं और अन्य ने हंसुआ और हंसिया निर्मित करने हेतु लोहे का काम करने में विशेषज्ञता हासिल की। वह कुछ पशु और सूत से कपड़े बनाने में दक्ष हुए। आज भी भारत में हस्तशिल्प आय का वैकल्पिक स्रोत है और कई समुदायों की अर्थव्यवस्था का आधार भी। ग्रामीण शिल्पकार अपनी उत्पादन सूची की योजना वर्ष के मौसमों और स्थानीय कृषि तिथि पत्र के अनुसार सरलता से बनाते हैं। जब कृषि कार्यकलाप कम हो तब इन महीनों में शिल्प संबंधी कार्य किए जा सकते हैं, जिससे परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। कई महिलाएं अपना घर का काम समाप्त करने के पश्चात खाली समय में शिल्प कार्य करती हैं। हाल के कुछ वर्षों में एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग आय के एकमात्र स्रोत के रूप में अपने पारंपरिक शिल्प की ओर लौटे हैं, जबकि कुछ लोग हस्तशिल्प उत्पादों से आय में अतिरिक्त वृद्धि करते हैं। यह आर्थिक तथ्य समान शिल्प में विशेष रूप से उत्पादन की निरंतरता, गुणवत्ता और उसमें सुधार हेतु योगदान करता है, अर्थात इसे बाजार के अनुकूल बनाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 3000 से 1500 ईसा पूर्व समय तक विकसित शहरी संस्कृति का उद्भव हो चुका था, जो अफगानिस्तान से गुजरात तक फैली थी। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान से गुजरात तक फैली थी। यहाँ पर पुरातत्ववेत्ताओं को चिकनी मिट्टी से बनी मूर्तियाँ, मोहरे, कम मूल्यवान पत्थरों से बने मनके, सूती वस्त्र और विभिन्न आकृतियों, आकारों और डिजाइनों के मिट्टी के पात्र मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में कई पात्र मिले ना, इसे बताया जा रहा है। कई सौ परिष्कृत शिल्पकार संस्कृति की ओर संकेत करते हैं। शिल्प समुदाय ने घर से गंदा पानी बाहर निकालने की चिकनी मिट्टी से पाइप बनाकर इसका हल ढूंढा। गंदा पानी नालियों द्वारा शहर की गलियों के बीच से शहर के बाहर निकाला गया। शहर में सभी को पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रत्येक घर के आंगन में निर्माणकर्ता और मिस्त्रियों ने कुएं खोदे। 5000 वर्ष पहले विशिष्ट शिल्प समुदायों ने सामाजिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति का सरल और व्यवहारिक समाधान खोजा, जिससे कि लोगों के जीवन को सुधारा जा सका। संगम साहित्य 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य लिखा गया, जिसमें सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई के बारे में हवाला दिया गया है। बुनकर समाज मान्यता प्राप्त और स्थापित वर्ग था और उनके लिए अलग गलियाँ थी। जो बुनकर समाज था, मान्यता प्राप्त स्थापित वर्ग था और उनके लिए एक अलग गलियाँ होती थी। जिस तरह मजदूर वर्ग होते हैं, किसान वर्ग होते हैं, उसी तरह बुनकर वर्ग भी अलग होते थे, जिनके नाम कारुगरवीडी और आरुवलवीडी थे। चोल और विजयनगर साम्राज्यों, जो कि 9वीं से 12वीं शताब्दी, दोनों में ही बुनकर मंदिर परिसर के आसपास रहते थे। वे लोग मूर्ति के वस्त्रों, पर्दों और पंडितों तथा स्थानीय लोगों के वस्त्रों के लिए कपड़ा बुनने के साथ साथ समुद्र पाड़ी व्यापार हेतु भी कपड़ा बुनते थे। ठीक है, समुद्र पाड़ी व्यापार वस्तु के लिए कपड़ा बुनते थे और मंदिरों के आसपास रहते थे। वस्त्र निर्माण मुख्यतः 3 क्षेत्रों तक केंद्रित था। पश्चिम भारत, जहां गुजरात, सिंध और राजस्थान मुख्य थे। दक्षिण भारत, विशेषतः कोरोमंडल तट, एवं पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और गंगा का मैदानी भाग शामिल है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र विशेष कला और विशिष्ट कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये इस बात के प्रमाण है कि भारतीय इतिहास में भिन्न भिन्न समय पर आर्थिक संगठन के भिन्न भिन्न प्रकार और शिल्प उत्पादन की विधियों का अर्थव्यवस्था के बृहद तंत्र में एकत्रीकरण हुआ। श्रेणी या व्यापार संस्थाएं। रामायण और गुप्त काल के कई नाटकों एवं तमिल संगम साहित्य में व्यापार संस्थाओं में श्रेणियों के बारे में विशेष रूप से लिखा गया है। ये जौहरियों, बुनकरों, हाथीदांत से बनी वस्तुओं की नक्काशी करने वालों एवं नमक बनाने वालों के व्यावसायिक निकाय थे, जो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को नियंत्रित करने, एक बेहतर वाणिज्य आचार संहिता निर्मित करने, उचित मजदूरी और मूल्य निर्धारित करने के लिए एकजुट हुए। इन्होंने कई बार सहकारी निकाय
के रूप में भी संचालन किया और शिल्पकारी के उच्च मानक स्थापित करके तथा प्रशिक्षुता संबंधी नियमों को लागू करके नए लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया। प्रत्येक संस्था का अपना एक अध्यक्ष था जिसे अन्यों द्वारा सहयोग दिया जाता था। इन कार्यकर्ताओं को बहुत से सावधानी के साथ चुना जाता था। संस्था के सदस्यों को दुर्व्यवहार का दोषी पाए गए प्रमुख पर अभियोग चलाने और उसे दंड देने का अधिकार प्राप्त था। श्रेणियां अनिवार्यतः किसी एक स्थान तक सीमित नहीं थी और कालांतर में एक शहर से दूसरे शहर तक कार्य क्षेत्र फैला सकती थी। जो श्रेणियां थी एक स्थान पर सीमित नहीं थी, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना कार्य क्षेत्र फैला सकती थी। तो कौन सी श्रेणी? बुनकर श्रेणी। कभी कभी कारीगरों और व्यापारियों की श्रेणी एक संयुक्त संगठन के रूप में होती थी जिन्हें निगम कहा जाता था। निगम किसे कहा जाता था? तो कारीगर और व्यापार की जो श्रेणी होती थी उसे ही दोनों को संयुक्त संगठन के रूप में होती थी जिसे ही निगम कहा जाता था। अथवा जो वाणिज्य उद्योग संघ के समकक्ष था। कुछ निगमों में निर्यातकों का वर्ग भी सम्मिलित था जो दूर के क्षेत्रों तक उस कस्बे की विशिष्ट वस्तु को पहुंचाते थे और जितने स्थानीय दाम पर उसे खरीदा जाता था उससे कई अधिक कीमत पर उसे बेचते थे। सभी प्रकार के श्रेणियां बेहतर और स्थिर संस्थाएं थी जिनकी न केवल अपने सदस्यों के मध्य बल्कि समाज में भी नैतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा थी। यह निष्कर्ष उनके लिपिबद्ध आलेखों से सामने आए हैं जो कि समग्र उत्तर और दक्षिण भारत के शिलालेख में संरक्षित हैं। पिछले 5 सदियों से संस्थाओं की श्रेणियों में काफ़ी दबाव बढ़ गया है। सर जॉर्ज बर्डवुड ने 1880 में अवलोकन किया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में व्यापार श्रेणियों के प्राधिकारों में उन हस्तशिलाओं की चिन्हित हानि तक छूट दी गई है जिनकी उत्तमता आनुवंशिक प्रक्रियाओं और कौशल पर निर्भर करती है। भारत में आज भी शिल्पकार संघों के बारे में कम जानते हैं। भारत में जो शिल्पकार है संघ के बारे में कम जानते हैं और निगम संघ किसे कहा जाता था? जो व्यापार और शिल्पकारी का संयुक्त संगठन होता था। सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त इन सहकारी समितियों को कारीगर संघ के आधुनिक अवतार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इनकी सफलता अभी तक बहुत सीमित है। शिल्प उत्पादन के सामाजिक आधार। तो शिल्प उत्पादन के सामाजिक आधार क्या है? देखते हैं कि उपनिवेश काल तक भारत में शिल्प उत्पादन केवल तत्कालीन ग्रामीण बाजार के लिए था। शिल्प वस्तुएं बहुत ही कम पूंजी के प्रयोग से छोटी इकाइयों में उत्पादित की जाती थी। चूँकि अधिकांश मामलों में शिल्पकार के व्यापार का चयन जैविक परंपरा निर्धारित करती थी, इसलिए परिवार सहज की एक इकाई के रूप में कार्य करता था और परिवार का मुखिया ही विशेषज्ञ शिल्पी होता था। परिवार का जो मुखिया होता था विशेषज्ञ शिल्पी होता था जो परिवार के अन्य सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण भी देता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के कारीगरों के मध्य भेद बताए गए। किसके अर्थशास्त्र में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के कारीगर के भेद बताए गए हैं। पहले वे विशेषज्ञ शिल्पकार जो मजदूरी पर कार्य करने वाले कई कारीगरों को रोजगार देते थे। जो कई कारीगर थे उनको रोजगार देते थे। कौन? विशेषज्ञ शिल्पकार। और दूसरे वे कारीगर जो स्वयं की पूंजी से अपनी कार्यशालाओं में कार्य करते थे। कारीगरों को पारिश्रमिक या तो सामग्रिक रूप में या नकद दिया जाता था। फिर भी उन क्षेत्रों में जहां रुपए का प्रयोग नहीं किया जाता था सेवा संबंध और वस्तुओं का दान प्रदान ही चलता था। संभवतः यजमानी प्रणाली इन्हीं सेवा संबंधों का परिणाम है। यजमानी प्रणाली। भारत के कई भागों में शिल्प क्षेत्र में लेन देन यजमानी प्रणाली के होते थे। यजमान प्रणाली शिल्प उत्पादन करने वाली जातियों और बृहद ग्रामीण समुदाय के मध्यम सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति हेतु पारस्परिक लेन देन की व्यवस्था थी। जाति प्रथा के कारण उच्च जाति के लोग कुछ व्यवसाय नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि संरक्षक या यजमान ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था हेतु अनिवार्य वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पुरजन, कृषक, शिल्पकार, नाई, धोबी, मोची, जमादार इत्यादि पर निर्भर हो गए थे। इसके लिए एक निश्चित आय वस्तु के रूप में देना तय था। यह किराया रहित भूमि, आवासीय स्थल, ऋण सुविधाएं, भोजन या गोबर भी हो सकता था। चूँकि अधिकतर उच्च जाति के लोगों के पास अपनी भूमि होती थी,
चूँकि अधिकतर उच्च जाति के लोगों के पास अपनी स्वयं की भूमि होती थी, इसलिए वे स्वयं के शिल्प को बढ़ावा देते थे। इसलिए यजमानी प्रणाली में उन्हें मजदूरों की पर्याप्त आपूर्ति रहती थी। आज भी इस प्रणाली का देश के कुछ भागों पर प्रभाव है। यद्यपि उपनिवेशवाद, प्रतियोगिता, बेहतरीन संचार सुविधाओं एवं संशोधित नागरिक कानूनों ने इन्हें अपने अपने तरीके से बदल दिया है। उत्तर भारत में सल्तनत और मुगल साम्राज्यों में राज्य द्वारा कारखाने चलाए जाते थे। उत्तर जो भारत है में सल्तनत और मुगल साम्राज्यों में राज्यों द्वारा कारखाना चलाए जाते थे। उस समय के कई अन्य भारतीय शासकों ने भी इसका पालन किया। मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने का अर्थ था शॉल निर्माण, पत्थर पर नक्काशी, आभूषण, मीनाकारी, ऐश्वर्यपूर्ण वस्त्रों, लघु चित्रकारी जैसे विशिष्ट शिल्पों के संरक्षण का ह्रास होना। राजसी ग्राहकों की खोज में शिल्पकार मुगल दरबार से दूर राजस्थान के राज्यों, विशेषकर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, दक्कन एवं बंगाल की ओर रोजगार ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन उपनिवेशवाद के आरंभ के साथ इसमें कुछ बदलाव तो होना ही था। मतलब कि शिल्पकार है और शिल्प की जो व्यवस्था है तो जजमानी व्यवस्था के कारण और औपनिवेशिक व्यवस्था के वजह से शिल्प में और शिल्पकला में परिवर्तन हुआ। मुगलों ने भारत में आने पर देखा कि भारतीय देशज कला चीन, ईरान तथा मध्य एशिया की कला के समान ही कलात्मक है। किसके समान? चीन, ईरान और मध्य एशिया की। चूँकि भारत आने वाले विदेशी शिल्पकारों की संख्या कम थी, इसलिए वे अधिकतर स्थानीय लोगों के कौशल पर निर्भर करते थे। उनके कार्य के उत्पादन न विदेशी प्रकारों की नकल भर थे और न ही केवल भारतीय आदर्शों के अनुरूप मात्र उस क्रम में बनाए गए थे। मतलब भारतीय शिल्पकला नकल नहीं थी, सिर्फ उनसे कुछ चीज़ ली गई थी। भारतीय तत्व मुगल कला में काफ़ी मजबूती से उभर कर आया और अकबर तो विशेष रूप से कला के संरक्षक थे। अकबर कला के संरक्षक थे। आईनी अकबरी में हमें ज्ञात होता है कि अकबर ने संपूर्ण भारत के कुशल शिल्पकारों को बुलाया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी के कार्यों का निरीक्षण करके उनमें से सबसे उत्कृष्ट को अधिलाभांश देकर या वेतन बढ़ाकर सम्मानित किया। राज परिवारों को भेंट देने हेतु विशेष प्रकार के कवच, सोने चढ़े और सजे हुए हथियार, राजकीय प्रतीक और बड़ी संख्या में बुने हुए कढ़ाई किए गए वस्त्र बनाने का आदेश दिया। कश्मीर के सालों को नया जीवन मिला और राजस्थान और दिल्ली के दस्तकारों ने बहुत ही बेहतरीन दरबारी जेवरात बनाए। कुलीन मुगल साम्राज्य में बेहतरीन हस्तशिल्प की बहुत अधिक मांग थी। इसके प्रमुख संरक्षक उसके शासक, राज परिवार और उसके दरबारी थे। मुगल कार्यशाला में कार्य करने वाले स्वदेशी दस्तकारों ने डिजाइन के सौंदर्य तत्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी कला में विचारों एवं अभिव्यक्ति और परंपरा को भी शामिल किया। जया जेटली, विश्वकर्मा चिल्ड्रन। भारतीय हस्तकला का उत्कृष्ट खजाना। वर्तमान और पूर्व में निर्मित किए गए विभिन्न सामग्री के शिल्प उत्पादों की तुलना एवं उनमें विभाग करना रुचिपूर्ण और निर्देशात्मक है। पूर्व काल के शिल्प के उत्कृष्ट शिल्प उदाहरण देखने के लिए आप इन संग्रहालयों में जा सकते हैं जहां विशिष्ट शिल्प संग्रह हैं। संपूर्ण भारत में महलों में कल्पित राजसी कला संग्रह, अभिलेखागार और स्मारक हैं जो कि आपको यह जानकारी देंगे कि भारत में शिल्प की परंपरा कई सदियों से प्रसिद्ध है। पिछले 150 वर्षों में भारत में लगभग 700 से भी अधिक संग्रहालय विकसित हुए हैं। पूर्व काल के उस शिल्प के उत्कृष्ट शिल्प उदाहरण देखने के लिए आप इन संग्रहालयों में जा सकते हैं जहां पर विशिष्ट शिल्प संग्रह है। संपूर्ण भारत में महलों में कल्पित राजसी कला संग्रह, अभिलेखागार और स्मारक है जो कि आपको यह जानकारी देंगे कि भारत में शिल्प की परंपरा कई सदियों से प्रसिद्ध है। पिछले 150 वर्षों में भारत में लगभग 700 से भी अधिक संग्रहालय विकसित हुए हैं। इनमें कुछ विशेष रूप से शिल्प संग्रहालय हैं। प्रत्येक संग्रहालय का केंद्र बिंदु भिन्न है। एक ही शिल्प या एक ही व्यक्ति का निजी संग्रह अथवा सरकार द्वारा स्थापित इन विभिन्न प्रकार के संग्रहालय और उनके संगठनात्मक मूल संरचना के उदाहरण इस पुस्तक में विस्तृत सूचना के साथ दृष्टांत सहित पाठ्य पुस्तक के परिशिष्ट में दिए गए हैं। ये संग्रहालय है राष्ट्रीय हस्तशिल्प हथकरघा संग्रहालय, शिल्प संग्रहालय जो हथकरघा संग्रहालय ही है, नई दिल्ली। आशुतोष संग्रहालय, कोलकाता। कैलिको संग्रहालय, अहमदाबाद। बर्तन संग्रहालय, अहमदाबाद। सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद। राज दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल। तो संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में और भोपाल में।
अब अभ्यास, इस तरह से हमारे यह चैप्टर ख़त्म होता है। हम अगले चैप्टर में अगले विषय के बारे में पढ़ेंगे, अगले और कई अन्य चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।